आज की इस गहरी चर्चा में, इस डीप डाइव में हम पृथ्वी के ठीक ऐसे ही सुदूर और चरम हिस्सों में उतरने वाले हैं। हम उन जगहों को डिकोड करेंगे जहां हमारी अपनी पृथ्वी अपने ही बनाए हुए नियम तोड़ती हुई नजर आती। क्योंकि हम इंसान आमतौर पर ये मानकर चलते हैं कि जिस जमीन पर हम खड़े हैं वो एक स्थिर कैनवस है। राइट। हमें लगता है कि भूगोल बस एक बैकग्राउंड है जिसमें हमारा जीवन चल रहा है, एक सेट की तरह। बिल्कुल एक सेट की तरह। लेकिन जब हम पृथ्वी के इन चरम हिस्सों को, इन एक्सट्रीम्स को देखते हैं तो हमारी ये गलतफहमी टूट जाती है। पहाड़, ज्वालामुखी और नदियां केवल नज़ारे नहीं हैं, ये एक बहुत ही आक्रामक और जीवित प्रक्रिया के हिस्से हैं जो आज भी इस ग्रह को आकार दे रही हैं। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है। मतलब हम अक्सर ऊंचाई को बस एक नंबर की तरह देखते हैं। हाँ, वो तो है। जैसे अगर कोई पूछे कि सबसे खतरनाक या सबसे जंगली पहाड़ कौन सा है, तो ज्यादातर लोग तुरंत माउंट एवरेस्ट का नाम लेंगे, क्योंकि वो दुनिया में सबसे ऊंचा है। एग्जैक्टली। लेकिन मैंने पढ़ा है कि अलास्का का डेनाली पहाड़, जो एवरेस्ट से काफी छोटा है, करीब 20,310 फीट। हाँ, तो वो मौसम के मामले में एवरेस्ट से भी कहीं ज्यादा हिंसक और अस्थिर माना जाता है। मुझे ये बात समझ नहीं आती, अगर एवरेस्ट ज्यादा ऊंचा है तो डेनाली का मौसम इतना खौफनाक क्यों है? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और इसका जवाब ऊंचाई के उस नंबर में नहीं है, बल्कि इस बात में छिपा है कि वो पहाड़ जमीन से कैसे उठता है। अच्छा। हाँ, भूगोल की भाषा में इसे हम वर्टिकल रिलीफ या बेस टू समिट राइज कहते हैं। ओके। देखिए, माउंट एवरेस्ट बहुत ऊंचा जरूर है, लेकिन वो तिब्बत के पठार पर स्थित है, जो खुद पहले से ही समुद्र तल से 15 से 17,000 फीट की ऊंचाई पर है। ओह, तो वो पठार ही इतना ऊंचा है। बिल्कुल। तो एवरेस्ट का जो असल उठाव है वो उसके बेस से लेके चोटी तक करीब 11 से 12,000 फीट का ही है। अच्छा, मतलब एवरेस्ट पहले से एक बहुत ऊंची टेबल पर रखा हुआ है। एकदम सही एनालॉजी है। लेकिन डेनाली के साथ कहानी बिल्कुल अलग है। वो कैसे? डेनाली अलास्का के अपेक्षाकृत निचले मैदानों से शुरू होता है। इसका बेस समुद्र तल से सिर्फ 2,000 फीट की ऊंचाई पर है। सिर्फ 2,000? हाँ, इसका मतलब है कि डेनाली जमीन से सीधे 18,000 फीट ऊपर की ओर उठता है। वाह, 18,000 फीट की सीधी चढ़ाई। जी, ये पृथ्वी पर किसी भी पहाड़ का सबसे बड़ा वर्टिकल रिलीफ है। ये एकदम सपाट जमीन से निकलने वाली एक विशालकाय दीवार है। तो ये जो 18,000 फीट की सीधी उठान है, ये मौसम को कैसे बदल देती है? इसे एक विशाल स्पीड बम्प की तरह समझना चाहिए। स्पीड बम्प? हाँ, अलास्का की खाड़ी से नमी से भरी हुई हवाएं जब जमीन के ऊपर से बहती हुई आती हैं, तो उन्हें अचानक इस 18,000 फीट ऊंची बर्फ की दीवार का सामना करना पड़ता है। और हवा के पास तो उसे पार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता। तो जैसे जैसे ये हवा तेजी से ऊपर की ओर धकेली जाती है, दबाव कम होने के कारण वो फैलती है और अत्यधिक ठंडी हो जाती है। ओके, समझ गया। इसे हम ओरोग्राफिक लिफ्ट कहते हैं। ठंडी हवा नमी को पकड़कर नहीं रख सकती, जैसे किसी स्पंज को जोर से निचोड़ दिया जाए। ओके, सारा पानी बाहर। एग्जैक्टली। नतीजा ये होता है कि बिना किसी पूर्व चेतावनी के वहां भयानक बर्फीले तूफान आ जाते हैं और पहाड़ भारी मात्रा में बर्फ डंप कर देता है। मतलब डेनाली सचमुच अपना मौसम खुद गढ़ता है? बिल्कुल, वो अपना मौसम खुद बनाता है। ये स्पंज वाला उदाहरण तो बहुत ही बढ़िया है। और इसका असर हम पहाड़ के अलग अलग हिस्सों पर देख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल देख सकते हैं। पहाड़ के बिल्कुल निचले हिस्से में टुंड्रा है, और श्रोताओं के लिए बता दूं, टुंड्रा वो ठंडे इलाके होते हैं जहां जमीन की निचली परत हमेशा जमी रहती है, जिसे पर्माफ्रॉस्ट भी कहते हैं। हाँ, पर्माफ्रॉस्ट। तो वहां नीचे ग्रिजली भालू घूम रहे हैं, कैरिबू हैं, लेकिन उसी पहाड़ के ऊपर कैल्टन और रूथ जैसे विशाल ग्लेशियर हैं, जहां आर्कटिक जैसी जमा देने वाली ठंड होती है। एक ही जगह पर दो बिल्कुल अलग ब्रह्मांड। और यही वर्टिकल रिलीफ का असली जादू है। यही चीज नंगा पर्वत में भी लागू होती है, जिसका जिक्र शुरुआत में किया गया था। हाँ, फेरी मीडोज वाला। बिल्कुल, फेरी मीडोज का वो शांत चरागाह और नंगा पर्वत की रूपाल फेस की दीवार, जो शायद दुनिया की सबसे ऊंची रॉक वॉल मानी जाती है। जी हाँ, वे दोनों एक ही पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद हैं, लेकिन उनकी ऊंचाई का अचानक अंतर उन्हें एक दूसरे से बिल्कुल अलग कर देता है। तो क्या ये नियम हर ऊंचे पहाड़ पर लागू होता है? मतलब
आपका क्या आशय है? मेरा मतलब है कि अगर हम दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतमाला में अकोंकागुआ को देखें, जो करीब 22,838 फीट ऊंचा है, अकोंकागुआ। तो वहां तो ऐसा भारी बर्फीला तूफान नहीं आता। मैंने सुना है कि अकोंकागुआ अपनी भयंकर, सूखी और धूल भरी हवाओं के लिए कुख्यात है। बिल्कुल सही सुना है। ये पहाड़ लगभग एक रेगिस्तान जैसा है, तो अगर ऊंचाई ही मौसम बनाती है तो अकोंकागुआ पर डेनाली की तरह भारी बर्फबारी क्यों नहीं होती? यहाँ भूगोल का एक और नियम काम करता है, कैनवस और लोकेशन का नियम। ओके। अकोंकागुआ भले ही ऊंचा है, लेकिन वो प्रशांत महासागर से आने वाली हवाओं के रेन शैडो में पड़ता है। रेन शैडो यानी वृष्टि छाया क्षेत्र। हाँ, एंडीज की अन्य चोटियां ज्यादातर नमी को पहले ही रोक लेती हैं, इसलिए अकोंकागुआ तक जो हवा पहुंचती है वो सूखी और बेहद ठंडी होती है। अच्छा, तो हवा में नमी ही नहीं बचती? बिल्कुल। और इस सूखेपन का एक और दिलचस्प परिणाम होता है जिसे हम थर्मल विंड्स कहते हैं। थर्मल हवाएं? ये किसी हीटर जैसी आवाज कर रहा है? कुछ वैसा ही है, क्योंकि अकोंकागुआ की चट्टानें सूखी और नंगी हैं, सूरज की रोशनी पड़ने पर वे बहुत तेजी से गर्म हो जाती हैं। ये गर्म चट्टानें अपने ऊपर मौजूद हवा को गर्म करती हैं, और हम जानते हैं कि गर्म हवा हमेशा ऊपर की ओर उठती है। हाँ, ये तो बेसिक साइंस है। तो इसके कारण वहाँ बेहद तेज ऊपर की ओर बहने वाली हवाओं के ड्राफ्ट्स बनते हैं। इन्हीं शक्तिशाली थर्मल हवाओं का इस्तेमाल करके वहाँ विशाल कॉन्डोर पक्षी उड़ते हैं। अरे वाह, बिना पंख फड़फड़ाए। हाँ, मीलों तक। अकोंकागुआ का वो रूखापन ही उन पक्षियों को उड़ान भरने की ताकत देता है। वाह। और वही सूखी बर्फ जब धीरे धीरे पिघलती है तो नीचे हॉर्कोनेस घाटी और मेंडोजा के अंगूर के बागों को जिंदा रखती है। एकदम सही। ये अविश्वसनीय है कि कैसे हवा, पहाड़ की ढलान और नमी का ये जटिल गणित नीचे की पूरी जिंदगी को तय कर रहा है। यही तो प्रकृति का संतुलन है। ठीक है, तो हमने पहाड़ों की बात की कि कैसे वे हवा और मौसम के रास्ते में एक रुकावट बनकर नया माहौल बनाते हैं। जमीन के ऊपर की ये ताकतें तो समझ आती हैं, लेकिन तब क्या होता है जब ये ताकत हवा या मौसम से नहीं बल्कि सीधे हमारे पैरों के नीचे से आ रही हो? आप ज्वालामुखी की बात कर रहे हैं? जी, मुझे इटली के माउंट एटना ज्वालामुखी के बारे में बात करनी है। जी। ये करीब 11,000 फीट ऊंचा है, सिसिली द्वीप पर। हाँ, मैंने पढ़ा है कि जो लोग एटना के नीचे बसे कैटानिया शहर या उसके आसपास रहते हैं, वे अक्सर अपने पैरों के नीचे एक अजीब सा कंपन महसूस करते हैं। एक हम की तरह। हाँ, एक हम। क्या सच में जमीन वहाँ कांपती रहती है? हाँ, ये कोई मिथक नहीं है। इसे सिस्मोलॉजी में हार्मोनिक ट्रेमर कहा जाता है। हार्मोनिक ट्रेमर। माउंट एटना यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके अंदर जमीन की गहराई में मैग्मा यानी पिघली हुई चट्टानें लगातार अपनी जगह बदल रही हैं। तो वो मैग्मा हिलता रहता है? जी, जब ये गाढ़ा और खौलता हुआ मैग्मा संकरी अंडरग्राउंड दरारों और ट्यूब्स के जरिए ऊपर की तरफ धकेला जाता है, तो वो पूरे पहाड़ में एक लो फ्रीक्वेंसी का कंपन पैदा करता है। बाप रे! ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी पाइप से बहुत दबाव में पानी गुजर रहा हो और पाइप वाइब्रेट करने लगे। और ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप वहाँ अपना घर बना रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं, और आपके पैरों की नीचे की जमीन लगातार याद दिला रही कि प्रकृति किसी भी वक्त सब कुछ मिटा सकती है। बिल्कुल, एक लगातार चलने वाली चेतावनी। फिर भी लोग वहाँ से जाते क्यों नहीं? वहाँ रहना तो बहुत रिस्की है। क्योंकि इतना जितना विनाशकारी है, उतना ही जीवन देने वाला भी है। वो कैसे? जब ज्वालामुखी फटता है तो उसकी राख पूरे इलाके में फैल जाती है। शुरुआत में वो तबाही लगती है, लेकिन उस राख में पोटाशियम, फास्फोरस और कई अहम खनिज कूट कर भरे होते हैं। अच्छा, तो वो एक तरह से खाद बन जाती है। बहुत ही बेहतरीन खाद। कुछ ही दशकों में वो राख दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टी में बदल जाती है। अरे वाह! यही वजह है कि एटना की ढलानों पर इटली के सबसे बेहतरीन अंगूर, संतरे और पिस्ते के बागान फल फूल रहे हैं। लोग उस खतरे के साथ इसलिए जीते हैं क्योंकि वही खतरा उन्हें भरपूर जीवन भी देता है। ये निर्माण और विनाश का क्या गजब का तालमेल है। लेकिन ज्वालामुखियों का जिक्र आते ही ना हमारे दिमाग में एक कोन शेप्ड पहाड़ की तस्वीर बनती है जिसके सिरे से लावा निकल रहा हो। बिल्कुल, टिपिकल ज्वालामुखी। हाँ, लेकिन आइसलैंड का लाकी फिशर बिल्कुल अलग है। ये 1783 में फटा था। हाँ, लाकी फिशर का इरप्शन बहुत ऐतिहासिक था। लेकिन ये कोई पहाड़ नहीं है, ये जमीन में 16 मील लंबी एक दरार है। मुझे एक बात समझ नहीं आती, जमीन ऐसी बीच से 16 मील तक कैसे फट सकती है?
ये काफी अलग प्रक्रिया है। क्या जमीन के नीचे कोई एक बहुत बड़ा बम फटता है जो उसे ऐसे चीर देता है? नहीं, ये किसी बम के फटने जैसा नहीं है। एक फिशर या दरार के फटने का मैकेनिज्म एक पारंपरिक ज्वालामुखी से बहुत अलग होता है। तो ये कैसे होता है? इसे समझने के लिए हमें टेक्टोनिक प्लेट्स को देखना होगा। आइसलैंड मिड अटलांटिक रिज पर बसा है। ओके। यानी ठीक उस जगह पर जहां नॉर्थ अमेरिकन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं। मतलब जमीन सचमुच खिंच रही है। तो ये एक प्रेशर वॉल्व के खुलने जैसा है? एकदम सही। या इसे एक जैकेट की जिप की तरह सोचिए। नीचे से मैग्मा का दबाव लगातार बढ़ रहा है और ऊपर की जमीन दोनों तरफ खिंच रही है। तो जिप खुल जाती है? हाँ, जब दबाव बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो जमीन किसी एक कमजोर बिंदु से नहीं फटती, बल्कि वो पूरी की पूरी सीम या सिलाई के बराबर एक ही झटके में अनजिप हो जाती है। ओह माय गॉड। बलाकी के मामले में ये जिप 16 मील लंबी थी और वहां से कोई एक फवारा नहीं बल्कि 16 मील लंबी आग और लावे की दीवार एक साथ बाहर निकली थी। ये तो कल्पना करना भी डरावना है। 16 मील लंबी आग की दीवार। आज अगर कोई वहां जाए तो उसे क्या दिखेगा? आज वो जगह एकदम शांत है। वो 16 मील लंबी दरार अब काले बेसॉल्ट पत्थरों और क्रेटर्स की एक श्रृंखला बन गई है। और जो बात सबसे ज्यादा रहस्यमयी लगती है वो ये है कि वो नुकीले काले ज्वालामुखी पत्थर अब हल्के हरे रंग की काई की एक बहुत मोटी और नर्म परत से ढक गए हैं। काई यानी मॉस? हाँ, मॉस। जब कोई वहां खड़ा होता है तो वो एक अजीब सी खामोशी का एहसास देता है। वो हरा भरा आवरण पृथ्वी के उस भयानक खुले घाव को ढकने की कोशिश कर रहा है। प्रकृति अपने घावों को खुद ही भर रही है। क्या बात है। लेकिन हर घाव इतनी आसानी से नहीं भरता। आप किस जगह की बात कर रहे हैं? मुझे तुर्कमेनिस्तान के काराकुम रेगिस्तान का ध्यान आ रहा है। वहाँ दरवेजा गैस क्रेटर है जिसे लोग नर्क का द्वार कहते हैं। ओह, दरवेजा क्रेटर। हाँ, यह कोई प्राकृतिक ज्वालामुखी नहीं है। यह मीलों तक फैले एक सुनसान रेगिस्तान के बीचों बीच एक विशाल 100 फीट चौड़ा गड्ढा है जो 1970 के दशक से लगातार जल रहा है। हाँ, और दरवेजा एक मानवीय भूल और भूगर्भीय हकीकत का अनोखा मिश्रण है। मानवीय भूल? बिल्कुल। सोवियत इंजीनियर वहाँ प्राकृतिक गैस के लिए ड्रिलिंग कर रहे थे। ड्रिलिंग रिग एक भूमिगत गुफा के ठीक ऊपर थी जो गैस से भरी थी। अच्छा, तो उन्होंने गुफा की छत में छेद कर दिया? हाँ, और जमीन धंस गई जिससे वो क्रेटर बन गया। जहरीली मीथेन गैस को आसपास के गांवों में फैलने से रोकने के लिए इंजीनियरों ने सोचा कि चलो इसे आग लगा देते हैं। उन्हें लगा होगा कि गैस जल्दी जल जाएगी। बिल्कुल, उनका अनुमान था कि गैस कुछ हफ्तों में जलकर खत्म हो जाएगी। और आज 5 दशक से भी ज्यादा हो गए हैं और वो अभी भी जल रहा है। ये मुझे चौंकाता है कि जमीन के नीचे मीथेन का कितना विशाल भंडार होगा जो आधी सदी से लगातार इस भयानक आग को ईंधन दे रहा है। ये सच में एक अवास्तविक नजारा है। हाँ, रात के समय काले आसमान और खामोश रेत के बीच वो धधकता हुआ संतरी गड्ढा किसी दूसरी दुनिया का दृश्य लगता है। एकदम साइंस फिक्शन जैसा। खैर, आग और मैग्मा की ताकत अचानक और हिंसक होती है, लेकिन अगर हम जमीन को आकार देने वाली सबसे बड़ी ताकत की बात करें तो वो आग नहीं, पानी है। बिल्कुल, पानी का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। कभी कभी ये एक बहुत ही धीमे मूर्तिकार की तरह काम करता है, जैसे चीन के गांसू प्रांत में येलो रिवर स्टोन फॉरेस्ट। हाँ, वो पत्थर के जंगल। वहाँ पत्थर के ऊंचे ऊंचे पिलर और गहरी खाइयां हैं जो किसी पुराने इंसान की बनाई हुई वास्तुकला या भूल भुलैया जैसी लगती हैं। पानी वहाँ ये नक्काशी कैसे करता है? यहाँ तलछट या सेडिमेंट की भूमिका सबसे अहम है। येलो रिवर स्टोन फॉरेस्ट की चट्टानें बहुत कठोर नहीं है। अच्छा, वो नरम है। हाँ, वे ढीली और भुरभुरी मिट्टी, रेत और बजरी के जमाव से बनी है। जब सदियों तक हवा और मौसमी बारिश का पानी इस नरम जमीन पर गिरता है तो पानी एक स्कैल्पल या सर्जिकल चाकू की तरह काम करता है। एक चाकू की तरह? हाँ जी, वो कमजोर मिट्टी को काटकर बहा ले जाता है और जो हिस्से थोड़े सख्त होते हैं वे ऊंचे टावर्स के रूप में खड़े रह जाते हैं। अरे वाह! लाखों सालों के इस धीमे क्षरण ने उस जमीन को एक भूल भुलैया ने बदल दिया है। यानी पानी ने कैनवस की नरमी का फायदा उठाया और अपना रास्ता खुद बना लिया। बिल्कुल। लेकिन तब क्या होता है जब कैनवस बिल्कुल भी नरम ना हो? मैं दक्षिण अमेरिका के गुयाना में काइटोर फॉल्स के बारे में सोच रहा हूँ। काइटोर फॉल्स बहुत ही शक्तिशाली झरना है। वहाँ पोटारो नदी बहती है और अचानक बिना किसी चेतावनी के बूम, पानी 741 फीट नीचे एक सीधी चट्टान से गिरता है। एकदम सीधा ड्रॉप। यहाँ कोई नकाशी नहीं है, कोई भूल भुलैया नहीं, बस एक भयानक प्रलयकारी ड्रॉप।
ऐसा क्यों? क्योंकि गुयाना शील्ड दुनिया के सबसे पुराने और सबसे कठोर भूगर्भीय संरचनाओं में से एक है। अच्छा, तो पत्थर बहुत सख्त है। हाँ, ये प्राचीन अल्ट्रा हार्ड सैंडस्टोन से बना है। पानी इस कठोर चट्टान को आसानी से नहीं काट सकता। ओके। इसलिए पीली नदी की तरह धीरे धीरे रास्ता बनाने के बजाय पोटारो नदी उस कठोर चट्टान की सतह पर बहती है जब तक कि वह एक फॉल्ट लाइन या चट्टान के किनारे तक नहीं पहुंच जाती। और फिर वहां से सीधा नीचे। एग्जैक्टली। और क्योंकि वो किनारे को काट नहीं पाती, नदी का पूरा आयतन एक साथ उस 741 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर पड़ता है। तो ये चट्टान का प्रकार है जो ये तय कर रहा है कि पानी का विहार कैसा होगा। बिल्कुल। नरम मिट्टी मिली तो उसने खाइया बना दी, कठोर पत्थर मिला तो उसने दुनिया के सबसे ताकतवर झरनों में से एक बना दिया। और काइटूर फॉल्स के उस भयानक शोर और पानी के धुएं के बीच वहां का जीवन भी कितना अनोखा है। हाँ, वहाँ का इकोसिस्टम बहुत खास है। वहां पौधों के पत्तों में, जिन्हें टैंक ब्रोमेलियार्ड्स कहते हैं, पानी जमा हो जाता है। और उन छोटे छोटे पानी के पोखरों में एक खास तरह के सुनहरे रॉकेट मेंढक अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं। ये प्रकृति का एक अजूबा है। बाहर इतना बड़ा झरना गिर रहा है और वे मेंढक एक पत्ते के अंदर अपना पूरा ब्रह्मांड लिए बैठे हैं। यही तो प्रकृति की एडेप्टेशन या अनुकूलन की ताकत है। और जब हम चरम भौगोलिक परिस्थितियों और जीवन के इस टकराव की बात करते हैं तो आइसोलेशन या एकांत का भ्रम सबसे दिलचस्प हो जाता है। एकांत का भ्रम, आपका मतलब है कि जो जगहें हमें बिल्कुल बंजर और वीरान लगती हैं वे असल में वैसी होती नहीं है। बिल्कुल। नेपाल के अन्नपूर्णा मासिफ का ही उदाहरण ले लीजिए। ये इकोसिस्टम कंप्रेशन का दुनिया का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। इकोसिस्टम कंप्रेशन मतलब सब कुछ सिकुड़ गया है? एक तरह से हाँ। अगर कोई वहाँ ट्रैकिंग करता है तो सुबह एक उपोष्णकटिबंधीय या हल्के गर्म हरे भरे जंगल से चलना शुरू करता है जहाँ केले के पेड़ और सीढ़ीदार खेत हैं। ओके, एकदम हरा भरा। दोपहर तक वो इंसान रोडोडेंड्रॉन के घने जंगलों को पार कर रहा होता है और शाम तक वो एक ठंडे जमा देने वाले अल्पाइन वातावरण में पहुंच जाता है जहाँ सिर्फ नंगी चट्टानें और ग्लेशियर है। ये तो लिटरली टाइम ट्रैवल या किसी वीडियो गेम के लेवल पार करने जैसा है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही महसूस होता है। मतलब एक ही दिन में आप भूमध्य रेखा के पास के मौसम से लेकर आर्कटिक जैसी ठंड तक का सफर तय कर लेते हैं। हाँ, और ये सब उसी वर्टिकल रिलीफ के कारण हो रहा है जिसकी हमने शुरुआत में डेनाली के संदर्भ में बात की थी। राइट, वर्टिकल रिलीफ। लेकिन अगर चरम अनुकूलन का सबसे अजीबोगरीब उदाहरण देखना है तो हमें एंडीज पर्वतमाला में 14,000 फीट की ऊंचाई पर जाना होगा। बोलिविया की लागुना वर्डे झील। ओह, लागुना वर्डे, मैंने इसकी तस्वीरें देखी हैं। ये एक नमकीन खारे पानी की झील है ना? बिल्कुल। इसके पानी का रंग अक्सर ग्रे हरे से एक बेहद चमकीले पन्ना रंग में बदल जाता है, मतलब एमरल्ड कलर में। हाँ, ये हवा, खनिजों और वहाँ मौजूद खास तरह के माइक्रोब्स की वजह से होता है। और झील के पीछे लिंका कबूर ज्वालामुखी की छाया दिखती है। लेकिन ये जगह इंसानों के लिए तो क्या, ज्यादातर जानवरों के लिए भी बेहद जहरीली और सर्द है। एकदम रहने लायक नहीं है। फिर भी वहाँ राजहंस या फ्लामिंगोज रहते हैं। मुझे ये बात कभी हजम नहीं हुई। इतनी भयंकर ठंड, पतली हवा और खारे पानी में ये खूबसूरत राजहंस क्या कर रहे हैं? ये देखने में जरूर ऐसा लगता है कि वे गलत जगह आ गए हैं, लेकिन जीव विज्ञान के नजरिए से ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है। रणनीति? हाँ, लागुना वर्डे का पानी भयंकर रूप से खारा है और उसमें कई तरह के खनिज घुले हैं जो आम मछलियों या शिकारियों के लिए जानलेवा है। तो मतलब फ्लामिंगोज वहाँ इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ कोई शिकारी नहीं है? बिल्कुल, वहाँ कंपटीशन एकदम शून्य है। फ्लेमिंगोज के पास एक विशेष प्रकार की चोंच होती है जो एक फिल्टर की तरह काम करती है। अच्छा, तो वो पानी छान लेते हैं? जी, वे उस खारे और जहरीले पानी में पनपने वाली विशिष्ट नीले हरे शैवाल और सूक्ष्म जीवों को छान कर खाते हैं। वो शैवाल ही उन्हें उनका वो खास गुलाबी रंग देता है। अरे वाह! जो वातावरण हमारे लिए मौत का कुआं है, वो उन फ्लेमिंगोज के लिए एक सुरक्षित स्वर्ग है जहां उनके भोजन में हिस्सा बटाने वाला कोई नहीं है। यानी प्रकृति कभी भी किसी जगह को खाली नहीं छोड़ती। वो कोई ना कोई प्रजाति ढूंढी लेती है जो उस वीरानपन में अपना घर बना सके। प्रकृति हमेशा रास्ता निकाल लेती है। और सिर्फ जीवों को ही नहीं, प्रकृति तो इंसानों की बनाई चीजों को भी निगल जाती है। मुझे आइसलैंड का वो पुराना जहाज याद आ रहा है, गार्दर BA-64। हाँ, वेस्ट फ्योर्ड्स के समुद्री तट पर फंसा हुआ वो पुराना लोहे का जहाज। 1912 में बना वो एक विशाल व्हेलिंग जहाज था।
1980 के दशक में उसे उस ठंडे ज्वारीय मैदान पर असुरक्षित छोड़ दिया गया। एकदम अकेला छोड़ दिया गया। आज अगर उसे देखें तो खारे पानी, लगातार बरसती बर्फ और तेज उत्तरी हवाओं ने उसे पूरी तरह से जंग लगा दिया है। वो स्टील का विशाल ढांचा अब किसी मरी हुई वेल मछली के कंकाल जैसा दिखता है। और ये हमें एक बहुत गहरे दर्शन की तरफ ले जाता है। इंसान अक्सर सोचता है कि उसने प्रकृति पर विजय पा ली है, हमने सब जीत लिया है। हाँ, कि हमने स्टील और कंक्रीट से ऐसे ढांचे बना लिए जो अमर हैं। लेकिन गार्डनर भी ये 64 हमें दिखाता है कि प्रकृति के पास बहुत समय है। बिल्कुल। वो किसी भी बाहरी चीज को खारिज नहीं करती, वो बस उसे अपने अंदर समा लेती है। जंग, हवा और खारा पानी उस लोहे को वापस उसी रूप में तोड़ रहे हैं जहां से उसे खदान से निकाला गया था। तो ये जहाज अब कोई इंसानी कलाकृति नहीं रहा, ये उस लैंडस्केप का, उस भौगोलिक परिदृश्य का एक प्राकृतिक हिस्सा बन गया। बिल्कुल, प्रकृति के लिए इंसानों का बनाया हुआ जहाज भी बस एक और चट्टान है जिसे उसे समय के साथ काटना और गलाना है। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को एक जगह समेटें तो हमने देखा कि कैसे डेनाली की वर्टिकल दीवारें आसमान में तूफानों को जन्म देती हैं और अकोंकागुआ हवाओं को सूखा कर देता है। हाँ, हमने इटली के एटना की जमीन में होती धड़कन को सुना और लाकी फिशर के उस भयानक जिप के खुलने को महसूस किया जिसे अब नर्म काई ने ढक लिया है। प्रकृति का घाव भरना। बिल्कुल। हमने ये भी देखा कि पानी कैसे चीन में एक धीमे मूर्तिकार की तरह काम कर रहा है और गुयाना में एक प्रलयकारी हथौड़े की तरह, एकदम विरोधाभासी। और अंत में हमने समझा कि बोलीविया की उस जहरीली झील में पलते फ्लेमिंगोज और आइसलैंड का वो जंग खाता जहाज हमें चीख चीख कर बता रहे हैं कि इस धरती पर एकांत या स्थायित्व नाम की कोई चीज नहीं है। यही इस पूरी चर्चा का सार है। हम अक्सर अपने आसपास की दुनिया को एक तस्वीर मान लेते हैं, लेकिन वो वास्तव में एक बहुत लंबी फिल्म का सिर्फ एक सिंगल फ्रेम है। क्या बात है। पहाड़ उठ रहे हैं, नदियां जमीन को चीर रही हैं और दरारें नई जमीन को जन्म दे रही हैं। स्थिरता बस एक भ्रम है। और इसी बात से मेरे दिमाग में एक बहुत ही अजीब लेकिन गहरा ख्याल आ रहा है। वो क्या? जरा सोचने वाली बात है जो लोग भी ये सुन रहे हैं उनके लिए। अगर जमीन हमेशा ऐसे ही अपना रूप बदलती रहती है, लाखों सालों में पर्वत कटकर समतल हो जाते हैं, समुद्र रेगिस्तान बन जाते हैं, तो आज हमारे ये आधुनिक शहर, हमारी ये गगनचुंबी इमारतें, हाईवे और वो सब कुछ जिसे हम परमानेंट मानते हैं, आज से 10 लाख साल बाद किसी भविष्य के खोजकर्ता को कैसे दिखेंगे? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। क्या हमारे ये कंक्रीट के जंगल भी एक दिन येलो रिवर स्टोन फॉरेस्ट की तरह किसी भूगर्भीय नक्काशी का हिस्सा बन जाएंगे? हो सकता है। क्या भविष्य का कोई भूवैज्ञानिक हमारी इमारतों के दबे हुए लोहे और कांच के मलबे को देखकर सोचेगा कि ये बस प्रकृति द्वारा बनाई गई एक और अजीबोगरीब चट्टान है? अगली बार जब कोई अपने घर से बाहर निकले और अपने पैरों के नीचे की पक्की सड़क या किसी पहाड़ को देखे, तो ये याद रखने वाली बात है कि वो जमीन उतनी ठोस और शांत नहीं है जितनी वो दिखती है। गहराई में कहीं कोई नया मैकेनिज्म काम कर रहा है और पृथ्वी की कहानी का अगला पन्ना बस लिखा ही जा रहा है। अपनी इस उत्सुकता को ऐसे ही बनाए रखिए और अपने आसपास की दुनिया को एक नई नजर से देखते रहिए।